तो स्टूडेंट, आज मैं बीए फाइनल में अमेरिका की विदेश नीति में राष्ट्रपति रीगन के नेतृत्व में जो अमेरिका की विदेश नीति 1981 से 88 तक रही है, इनके नेतृत्व में जो विदेश नीति में परिवर्तन अमेरिका की नीति में रहे हैं, उन पे आज चर्चा करूँगी। अमेरिका में राष्ट्रपति रीगन जो है 1981 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। रीगन सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति थे। रीगन ने विदेश नीति और देश की निरंतर बिगड़ती आर्थिक स्थिति को चुनावी मुद्दा बनाया। रीगन ने कार्टर की विदेश नीति को ढीली ढाली विदेश नीति का करार दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान से अमेरिकी जो बंधक कार्टर के काल में बंधक दूतावास में किए गए थे वो वापस आएँ। उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। यदि वह सत्ता में होते तो तुरंत क्यूबा की नाकेबंदी करते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। यदि वह सत्ता में होते तो वह तुरंत हमला करते। रीगन के सत्तारूढ़ होते समय सोवियत संघ के साथ संबंधों में निरंतर बिगाड़ के कारण जिस तरह की राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी, उससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक प्रकार का शीत युद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ। रीगन के नेतृत्व में जो विदेश नीति में जो परिवर्तन के बिंदु रहे, उन पे आज मैं चर्चा करूँगी। सबसे पहले कि रीगन के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में जो सबसे पहला जो परिवर्तन था वो था कि इन्होंने जो निर्णय किए जो अमेरिका की विदेश नीति में, उन निर्णयों की वजह से रीगन के समय में विदेश नीति अधिक सोवियत संघ की विरोधी रही। रीगन बातचीत और शिखर वार्ताओं को अधिक प्राथमिकता नहीं देते थे। वे तो कठोर नीति और टकराव पर बल देते थे। इनकी नीति अमेरिकी रूसी तनाव शैथिल्य की स्थिति को प्राथमिकता नहीं देती थी। इनके निर्देशन में अमेरिका की विदेश नीति में अनुदारवाद का होता दिखाई पड़ रहा था। वे साल्ट वार्तों पर नहीं बल्कि शस्त्रों की होड़ में तेजी लाने, शस्त्रों में परिसीमन पर नहीं बल्कि न्यूट्रॉन जैसे भयानक बमों के निर्माण पर बल देते रहे। परमाणु शस्त्रों और के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनातनी दोनों के संबंधों का एक प्रतिस्पर्धा बन गई। परंतु रीगन की विदेश नीति से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य एक दूसरा जो शीत युद्ध था वो प्रारंभ हुआ। अमेरिका अपने शासनकाल में राष्ट्रपति रीगन सोवियत संघ से संबंधों को उदार बनाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जिनेवा में 1985 में रीगन ने गोर्बाचोव जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे वार्ता की और 1986 में रीगन ने गोर्बाचोव शिखर वार्ता और दिसंबर 1987 में संपन्न वाशिंगटन शिखर वार्ता दितांत की ओर बढ़ते चरण का सूचक था। स्टार वार्स पर रीगन के अड़े रहने से यद्यपि विफल हो गई, परंतु 1987 को रीगन और गोर्बाचोव में जिस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए वह राष्ट्रपति की महानतम उपलब्धि कही जा सकती है। संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रेक्षापत्र नष्ट करने को सहमत हो गए थे। दोनों देशों के बीच अन्य समझौते भी हुए। एक समझौते के अनुसार अमेरिका से सोवियत संघ एक वायु सेवा मई 1988 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बीच बीच में कुछ समझौते ऐसे हुए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जिससे कि दोनों में तो संबंधों में सुधार भी हुआ, लेकिन कुछ स्थितियों में आपसी तनाव के कारण शीत युद्ध का जो शुरुआत थी सोवियत संघ के संबंधों में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण शुरू हुई। दूसरा जो अमेरिका की विदेश नीति के नेतृत्व में परिवर्तन देखने को मिला वो था शस्त्रों की दौड़ में तेजी। रीगन प्रशासन चाहता था कि अमेरिका की सामरिक शक्ति में इतनी वृद्धि हो जाए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति के बल पर एक सुपर पावर के रूप में अपनी विश्व में धाक जमा सके। रीगन प्रशासन ने
1981 को न्यूट्रॉन बम बनाने का निश्चय किया। साल्ट वार्ता के प्रति रीगन प्रशासन की कोई रुचि नहीं थी और अमेरिका अपने बजट में पर्याप्त वृद्धि कर चुका था। इस प्रकार के नए नए परमाणु जो परीक्षण थे रीगन ने नेतृत्व में ये शुरू किए कि इन परमाणु शक्ति के बल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभरे। तीसरा जो परिवर्तन था वो था डियागो गार्सिया अड्डे का विस्तार। अमेरिका विश्व में जहाँ कहीं भी संभव हो अपने सैनिक अड्डे बनाकर अपनी रक्षा पद्धति को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा था। डियागो गार्सिया में उसने अपनी सामरिक शक्ति को विकसित किया। रीगन प्रशासन डियागो गार्सिया पर पृथक से 5वां हिंद महासागर बेड़ा बनाकर लगभग 1,10,000 व्यक्तियों को वहां स्थायी रूप से रखना चाहता था। डियागो गार्सिया एक द्वीप है हिंद महासागर का, वहाँ पे अपने जो है लोगों को बसाकर जो है अपना प्रभुत्व जो है हिंद महासागर पर रीगन प्रशासन जो है चाहता था। अगला जो परिवर्तन था वो था कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता। रीगन प्रशासन की नज़रों में पाकिस्तान एशिया में अमेरिकी हितों के लिए उपयोगी है, अतः उसने ईरान का दर्जा देना चाहता था। वह उसे एक विश्वसनीय क्षेत्रीय मित्र बना देना चाहता था। जिस प्रकार पश्चिमी एशिया में इजराइल है, उसी का कारण अमेरिका पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने लगा, उसे समर्थन देता रहा, उसे आर्थिक और सैनिक सहायता देता रहा तथा उसे आधुनिक घातक हथियारों से लैस करता रहा। जहां कार्टर प्रशासन पाकिस्तान को $40 करोड़ की सहायता देना चाहता था, वहीं रीगन प्रशासन ने 1982 और 87 में 5 वर्षों में करीब $3 अरब और 1987 और 1993 के 6 वर्षों के लिए $4.5 अरब की सहायता का ऐलान किया। पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान का सुधरा हुआ रूप F-16C हॉट मिसाइल और पूर्व चेतावनी देने वाले अवाक्स विमान आदि प्राप्त होते रहे। मतलब पाकिस्तान को एक आधुनिक हथियारों से लैस करने का जो निश्चय सैनिक सहायता के रूप में अमेरिका का रीगन प्रशासन के समय रहा, ये एक भारत के लिए चिंता का विषय था। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वजह से क्या है कि आपसी तनाव जो है इस समय रहा और ये एक भारत के लिए चिंता का विषय था। अगला जो परिवर्तन था रीगन के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में वो था चीन के साथ दोस्ताना संबंध। रीगन प्रशासन चाहता था कि चीन अमेरिकी संबंधों को नया रूप दिया जाए। सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका और चीन के मध्य 1981 में एक समझौता हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि 1979 में चीन और अमेरिका के मध्य एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत चीन के पश्चिमी सिक्यांग के निकट अमेरिकी चीनी परीक्षा पत्र चौकसी केंद्र कायम किया गया। इसका उद्देश्य सोवियत संघ की गतिविधियों पर निगरानी रखना था। इतना ही नहीं, 1982 को राष्ट्रपति रीगन ने अपने उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुश के माध्यम से चीन के 3 शीर्ष नेताओं को पत्र लिखकर सोवियत संघ के विरुद्ध चीन और अमेरिका के सहयोग को मजबूत बनाने की अपील की। 1984 में अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन की यात्रा की और 1984 को परमाणु संबंधी एक समझौते पर सहमति हुई। इस सहमति के अनुसार अमेरिका चीन को 12 परमाणु भट्टियां तथा अन्य संयंत्र जो है देने पर सहमत हुआ। 1985 में अमेरिका में चीन राष्ट्रपति ली सिएन का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। दोनों देशों में आणविक सहयोग संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार से सोवियत संघ के विश्व में विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने चीन को आर्थिक सहायता के द्वारा अपने संबंधों को सुधार कर क्या है चीन के साथ संबंध जो है बढ़ाने इन समझौतों के तहत शुरू किए, जिससे कि सोवियत विस्तार को रोका जा सके महाशक्ति के रूप में। अगला जो परिवर्तन था वो था अमेरिकी आर्थिक सहायता। विकासशील देश विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रीगन के अनुदान दृष्टिकोण से
से बहुत ही हैरान थे कि रीगन ने 1981 को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सम्मिलित बैठकों में कहा कि बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता जो कि कर्ज के रूप में पूंजी गरीब लोगों को खुशहाली की कुंजी नहीं है। जब तक कोई राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था और वित्त व्यवस्था को नहीं सुधारता तब तक निवेश की राशि चाहे जितनी बड़ी हो उन्नति का कारण नहीं बन सकती। विकासशील देश उनके इस दृष्टिकोण का यह अर्थ लगाने लगे कि अमेरिका खुले ढंग से निजी क्षेत्र के मार्फत विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तथा जो देश अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करते उन्हें विशेष रूप से कसकर रखेगा। अर्थात उन्हीं देशों को सहायता दी जाएगी, विकासशील देशों को, जो अमेरिका की नीतियों को और अमेरिका के का समर्थन करेगा और उसी को आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी। इस प्रकार से रीगन ने दबाव जो है विकासशील देशों पर बढ़ाना आर्थिक सहायता के माध्यम से किया। अगला जो परिवर्तन था वो था गुटरपेक्ष आंदोलन। रीगन ने गुटरपेक्ष आंदोलन में सोवियतवाद की ही संधि आती रही। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के मंच से 1983 में रीगन ने सोवियत पछलग्गू सरकारों के इसमें घुस आने का आरोप लगाते हुए पूरे आंदोलन को गुटरपेक्ष आंदोलन घोषित किया कि संघवेदी आंदोलन है, ये सोवियत संघ का पछलग्गू हैं। गुटरपेक्ष राष्ट्रों से मोल ली गई कटुता का यह परिणाम हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच अमेरिका की निंदा का एक मंच बनता चला गया। तो इस प्रकार से गुटरपेक्ष देशों के साथ रीगन ने जो है संबंध जो है तनावपूर्ण बनाए। अगला जो परिवर्तन था वो था कि दक्षिण कोरिया, रीगन ने दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया के विरुद्ध पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। इस समय दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 38,000 सैनिक थे। रीगन की इस संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव रहा उत्तरी कोरिया में, जिससे कि साम्यवादी सरकार के खिलाफ दक्षिण कोरिया को मजबूत बनाने का निश्चय किया। अगला था कि यूनेस्को से रीगन प्रशासन ने यूनेस्को को छोड़ना का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने गंभीर आर्थिक परेशानियां उत्पन्न कर दी। यूनेस्को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विश्व में विकास के कार्य जो है यूनेस्को के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में विकास का उद्देश्य जो है सहयोग के रूप में किया जाता है यूएनओ के माध्यम से। तो रीगन ने ये छोड़ने का, यूनेस्को को छोड़ने का निर्णय किया। अगला जो था वो था कि निकारागुआ में अमेरिका ने निकारागुआ सरकार के खिलाफ सक्रिय विद्रोहियों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि कर दी। इस प्रकार से अमेरिका ने राष्ट्रपति रीगन के नेतृत्व में एक और जो यूएनओ की कार्यप्रणाली में अविश्वास जगाया वो था कि फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष यासर अराफात को रीगन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भाग लेने के लिए वीज़ा न देकर न्यूयॉर्क आने से वंचित कर दिया। संसार भर में इसके लिए अमेरिका की निंदा हुई तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया कि अराफात को सुनने के लिए जनेवा में महासभा का अधिवेशन आयोजित करेगी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आमंत्रित अतिथि को वीज़ा न देकर संयुक्त राष्ट्र संघ का अपमान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनेवा में अधिवेशन प्रसारित कर रीगन की जो हट थी उसको विदेश नीति, उससे एक अपमानित विदेश नीति के रूप में देखा इस निर्णय को कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपमानित किया गया है रीगन के नेतृत्व में। तो राष्ट्रपति रीगन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनओ को भी सहायता जो है न देकर और अपमान के रूप में निर्णय लिए कई जगहों पे। और सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए ये जो परिवर्तन राष्ट्रपति रीगन का रहा, शीत युद्ध का प्रारंभ जो है इन्हीं घटनाओं की वजह से हुआ कि अमेरिका का ये प्रयास था कि छोटे राष्ट्रों, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता के द्वारा दबाया जाए और सोवियत संघ का जो विस्तार है जो उसको रोका जाए और विश्व में एक महाशक्ति के रूप में सभी देशों को अपने दबाव में
छोटे देशों को लिया जाए। ये जो राष्ट्रपति रीगन का निर्णय था वो विदेश नीति में एक इन घटनाओं की वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की इसका जो है प्रारंभ हुआ था, और यूएनओ की जो प्रतिभा थी, जो सम्मान था, वो कम हुआ। इस प्रकार से राष्ट्रपति रीगन के नेतृत्व में ये स्थिति जो है इन घटनाओं की रही। अब नया जो राष्ट्रपति अमेरिका में आया, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व में जो अमेरिका की विदेश नीति 1989 से लेकर 1992 तक रही, इसमें भी कई घटनाएं घटी। इस पे चर्चा जो है अगले वीडियो में हम करेंगे। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है ख़त्म होता है। धन्यवाद।